जब किसी मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस मॉलिक्यूल के शेप में चेंज आ जाएगा, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, जो प्लेट्स रखी हुई है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसको इलॉन्गेटेड फॉर्म बोल रहे हैं। बाकी कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होता है, स्पेरिकल इन शेप होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। Cl2 है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो उनका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब होता है क्या, जब हम मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक अलग से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, उसे इंड्यूस डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब वो इंड्यूस डायपोल मोमेंट किसकी वजह से जनरेट हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, म्यू इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिखा हुआ है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, म्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू अल्फा इंटू ई कर देंगे। ये अल्फा जो है इसको पोलरिजिबिलिटी बोलते हैं। अब पोलरिजिबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस आसानी से वो पोलराइज हो जाएगा, तो उसी को उसकी पोलरिजिबिलिटी बोलेंगे। अगला है क्लासियस मसोटी इक्वेशन। इसमें क्या होता है, सपोज आपने कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आपने कंडेंसर के प्लेट में रख दिया, प्लेट के बीच में रख दिया। यहाँ पे कंडेंसर दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज प्लेट है और राइट साइड पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल को रख दिया तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं फिर, डाइलेक्ट्रिक, और ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा। ठीक, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, पर यूनिट डायपोल मोमेंट जनरेट होगा अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट मान लेते हो। ठीक, P इक्वल टू एन इंटू म्यू इंड्यूस्ड। एन इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसको एन से दिखाएंगे। म्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या होता है, अल्फा ई इंटरनल, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, ई इंटरनल हो गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी इक्वल टू एन अल्फा ई इंटरनल। ठीक, ई इंटरनल जो भी अंदर का चार्ज है इक्वल टू हो गया पी अपॉन एन अल्फा। यहाँ से आपने ई की वैल्यू निकाल ली। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक, ई इसमें अप्लाइड फील्ड हो गया। अब डी को एप्सिलॉन एप्सिलॉन इंटू ई भी लिखते हैं। एप्सिलॉन ई इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अब ई क्या होता है, जो एप्सिलॉन होता है वो होता है परमेबिलिटी ऑफ अप्लाइड इन अप्लाइड फील्ड। जो भी आप अप्लाइड फील्ड लगाओगे उसमें जो परमेबिलिटी होगी उसको एप्सिलॉन से दिखाएंगे, और एप्सिलॉन नॉट होगा जो वैक्यूम में परमेबिलिटी होगी उसको एप्सिलॉन नॉट से दिखाएंगे। यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लोगे। आपने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ई को लेफ्ट साइड रखा तो ई की वैल्यू आ गया। अब अगली चीज़ है लॉरेंज फील्ड। लॉरेंज फील्ड को बोलते हैं ई इंटरनल इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट के लिए भी एक डेरिवेशन है, उसको आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। लॉरेंज फील्ड के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी ई इंटरनल इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आप अरेंज करोगे, यहाँ पे ई की वैल्यू रखोगे इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 से, तो आप इसको वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, आप सिंपली इसको कर सकते हो। तो फाइनल आपका आ जाता है एन अल्फा डिवाइडेड बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस टू। इसको आप सॉल्व करोगे तो सारा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है।
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हुआ कि किसी मीडियम की वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो परमिटिविटी होती है उसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी जो दो चार्ज एटम के बीच के फोर्स को नापता है। सपोज कोई मॉलिक्यूल है, सपोज हमने HCl मॉलिक्यूल माना। HCl मॉलिक्यूल में H पे सपोज हमने +Q चार्ज मान लिया और Cl में -Q चार्ज मान लिया। अगर इस HCl मॉलिक्यूल को हम एयर में रखेंगे तो H और Cl के बीच का जो फोर्स होगा वो कुछ अलग होगा। ठीक, वो उस फोर्स को जो ना बताएगा वो होगी उसकी परमिटिविटी, वो एयर की परमिटिविटी होगी। ठीक, जब उसको उस मीडियम हमने क्या माना है? एयर माना है। अगर हम सपोज उसी मॉलिक्यूल को हम वाटर में डाल देते हैं तो Q पॉजिटिव और Q निगेटिव के बीच का जो फोर्स होगा वो अलग होगा। वो किसकी वजह से होगा? वाटर की वजह से। तो वाटर की परमिटिविटी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्व करके आया है एन अल्फा डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर -1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर +2, इसी को क्या बोलते हैं? क्लैसियस-मोसोटी इक्वेशन। अगला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है Q क्रॉस D। अब Q तो पता है, सपोज आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, उसमें चार्ज है Q, आप मैग्नीट्यूड लेते हैं +Q और -Q, सपोज दो चार्ज है तो Q आप कंसिडर करेंगे उसको, क्रॉस D यानी कि D उन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस होगी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब क्या हो गया? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू इक्वल टू Q क्रॉस D किया है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अगर एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो उसका सारे जो एटम हैं, सपोज हमने दो दो एटम मान लिए, उस एटम का चार्ज और उन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस सबको सम कर देंगे तो आपका टोटल डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। जो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज हमने कंसीडर किए हुए उनका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। एक यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डी बाई। डी बाई और ESU सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? ये 1 डी बाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब ESU सेंटीमीटर जो होती है वो CGS यूनिट होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे? तो देखो, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है Q इंटू डी। Q हो गया चार्ज, चार्ज को किससे नापते हो? कूलाम में। और डिस्टेंस क्या होती है? मीटर में नापते हैं तो कूलाम मीटर हो गया। तो यानी डाइपोल मोमेंट की सिंपल SI यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। ठीक, अब डाइपोल मोमेंट का यूज क्या होता है? सपोज कोई मॉलिक्यूल सिस है या वही मॉलिक्यूल ट्रांस है, तो इन दोनों के बीच इसको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो डाइपोल मोमेंट से आइडेंटिफाई करोगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो लिगेंड हैं, A2 के और दो B के हैं। तो प्लेटिनम अगर सिस होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि सपोज PT और A के बीच का डाइपोल मोमेंट हमारा आ रहा है, इसकी डायरेक्शन सपोज अपवर्ड है, तो जो दूसरा PT A है जो नीचे की तरफ है, उसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ऊपर वाले की कंपेयर में। तो उसकी वजह से क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सपोज ये ट्रांस का है, सॉरी, ट्रांस के केस में। और अगर PT B के बीच में क्या होगा? ऊपर वाला की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और नीचे वाले की डायरेक्शन नीचे की होगी। तो एक दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट ट्रांस के केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन सिस के केस में कैंसिल नहीं कर सकते, तो सिस के केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर एक एल्कीन दी हुई है, इसमें भी देखो एक सिस है जो उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ और जो ट्रांस है उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। रीजन सिंपल रहेगा कि एक दूसरे को की डायरेक्शन को कैंसिल कर देंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। यहाँ पे क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा ऑब्वियसली। जो ऊपर वाला Cl है इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? ऊपर को। और जो नीचे वाला Cl है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ। तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है, फिनॉल वाला कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें देखो
दो वेज ग्रुप जुड़े हुए पहले और चौथे में। देखने से लग रहा है कि इसका डायपोलमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रेट नहीं होता, यानी कि वो कैंसिल नहीं कर पाएगा एक दूसरे को। तो एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो डायपोलमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1.64 डी। ये हो गया।